2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बड़ी रणनीति बनाई है। प्रियंका गांधी को लेकर बड़ा फैसले लेने वाली है कांग्रेस। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव और उसके पहले कई राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी को बड़ी जिम्मेदारी की सौंप सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी को राज्यसभा भेजेगी कांग्रेस। देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। कांग्रेस नेताओं का एक वर्ग जहां प्रियंका गांधी से लोकसभा चुनाव लड़ने की मांग कर रहा है, वहीं कांग्रेस ने फैसला किया है कि प्रियंका गांधी वाड्रा 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। इसके बजाय प्रियंका गांधी राज्यसभा जाएंगी। प्रियंका गांधी को हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा भेजने की तैयारी चल रही है। सोनिया गांधी के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में यह फैसला लिया गया। प्रियंका लोकसभा चुनाव लड़ने की बजाय पूरे देश में कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगी। छत्तीसगढ़ के एक राज्यसभा सांसद ने राज्यसभा में प्रियंका गांधी के लिए रास्ता बनाने के लिए इस्तीफे की पेशकश की है, लेकिन प्रियंका हिमाचल से चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस के 2 अन्य राज्यसभा सांसद भी प्रियंका के लिए खड़े होने को तैयार है। सोनिया समेत नेताओं का मानना है कि स्टार प्रचारक के तौर पर सोनिया कांग्रेस की ज्यादा मदद कर सकती है, इसीलिए उन्हें लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अगर प्रियंका लोकसभा चुनाव लड़ती है तो वह कांग्रेस प्रचार अभियान को ज्यादा समय नहीं दे पाएंगी। अगर प्रियंका पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार करती है तो कांग्रेस को और अधिक लाभ होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में जीतन राम मांझी कई बार यह कह चुके हैं कि वह नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उनकी हालिया एक्टिविटी को देखने के बाद सियासी गलियारों में हलचल है और चर्चा भी काफी तेज है। पहले उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की थी, इसके बाद हाल फिलहाल वह नीतीश कुमार से मिले। क्या है मांझी का प्लान? नीतीश कुमार की नैया पार लगाएंगे या बिगाड़ेंगे जीतन राम मांझी? देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कोई बड़े खेल की तैयारी में लगे हुए हैं। एक तरफ जहां वह कसम खाते हैं कि वह हमेशा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही रहेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ वह विपक्ष के नेताओं के साथ भी मुलाकात करते हैं और कभी कभी तो नीतीश कुमार की नीतियों को भी आलोचना करते नजर आते हैं। दरअसल बिहार की राजनीति में जीतन राम मांझी एक बार फिर से चर्चा का विषय बने हुए हैं। हुआ यूं कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जीतन राम मांझी ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी महागठबंधन में 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मांझी ने अपनी इस मांग को लेकर बुधवार को नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात भी की और 5 लोकसभा सीटों से लड़ने की मांग रखी। इसके बाद अचानक गुरुवार को मांझी ने राज्यपाल से मुलाकात की और प्रदेश में बदहाल शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए ज्ञापन सौंपा। मांझी ने राज्यपाल से मुलाकात के दौरान बिहार में एस्टीमेट घोटाले का जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में 100 रुपए का काम करने के लिए 1000 रुपए का एस्टीमेट बनता है, जिसकी वजह से गुणवत्ता में भी कमी आती है। ब्यूरो रिपोर्ट जी। हरियाणा में सियासी संकट देखने को मिल रहा है। बीजेपी और जेजेपी में मतभेद की खबरें सामने आई है। हरियाणा में बीजेपी प्रभारी बिप्लब देब ने जेजेपी पर तंज कसते हुए बयान दिया था कि जेजेपी ने समर्थन देकर कोई एहसान नहीं किया। क्या हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन टूटने की कगार पर है? देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। हरियाणा में बीजेपी और दुष्यंत चौटाला की जन नायक जनता पार्टी के बीच गठबंधन टूटने की कगार पर बताया जा रहा है। चौटाला ने भाजपा को अल्टीमेटम दिया है, क्योंकि हरियाणा में पहलवानों के आंदोलन से लोगों में आक्रोश है। भाजपा ने 4 निर्दलीय और हरियाणा लोकहित पार्टी के एकमात्र विधायक गोपाल कांडा के साथ गठबंधन करना भी शुरू कर दिया है, ताकि जेजेपी के हटने पर भी सरकार न गिरे। भाजपा के हरियाणा प्रभारी बिप्लब कुमार देब ने नई दिल्ली में 4 निर्दलीय विधायकों को गोपाल कांडा से मुलाकात के बाद चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। देब ने विधायकों के साथ अपनी तस्वीरें ट्वीट की और यह दावा किया, इन विधायकों ने देश और प्रदेश को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खट्टर के नेतृत्व के प्रति वफादारी का संकल्प लिया है। जेजेपी किसानों और पहलवानों के विरोध जैसे मुद्दों पर केंद्र के रुख से खफा है। जेजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की उचाना कला विधानसभा सीट पर बीजेपी ने दावा किया है, जिससे दोनों के बीच अनबन हो गई है।
ब्यूरो रिपोर्ट। शारदा पीठ द्वारका के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी महाराज दक्षिण गुजरात के डांग जिले के दौरे पर पहुंचे। आदिवासी बहुल इस जिले के 8 से 9 गांवों में उन्होंने भ्रमण किया। शंकराचार्य का डांग दौरा ऐसे वक्त पर हुआ है जब पिछले दिनों में यहां से धर्मांतरण के काफी मामले सामने आए थे। धर्मांतरण का गढ़ बनने लगा गुजरात का डांग, तो शंकराचार्य ने डाले डेरा। जानिए क्या है रणनीति, देखते स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। दक्षिण गुजरात के डांग जिले में शंकराचार्य का आदिवासी परंपरा से स्वागत किया गया। आजकल डांग जिले में धर्मांतरण का विवाद बढ़ गया है, जिसको लेकर शंकराचार्य का यह प्रवास महत्वपूर्ण माना गया है। शारदा पीठ द्वारका के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी महाराज ने आदिवासी बहुल इस जिले के 8 से 9 गांवों में उन्होंने भ्रमण किया। शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा कि आदिवासी हिंदू समाज है, प्रलोभन देकर कराए जाने वाले धर्मांतरण का मिलकर विरोध करे। आदिवासी गांवों के दौरे में शंकराचार्य आदिवासी परिवारों के घरों में गए और वहां पर वक्त गुजारा। डांग प्रवास के अंतिम दिन 9 जून को शंकराचार्य शबरी धाम पहुंचे और यहां पर निःशुल्क प्रसाद की शुरुआत की। शबरी धाम में आने वाली यात्रिक को निःशुल्क भोजन प्रसाद मिलेगा। पिछले महीने जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के प्रवास पर आए थे, तो उन्होंने शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी महाराज से मुलाकात की थी। गृह मंत्री अमित शाह ने उनका स्वागत किया था। इसके बाद ही शंकराचार्य भ्रमण पर आगे बढ़े थे और 7 जून को डांग पहुंचे थे। शंकराचार्य ने हर साल डांग जाने का फैसला भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट। प्रदर्शन जारी रखेंगे, पहलवानों ने और क्या लगाया आरोप, देखते खास रिपोर्ट अंदर की बात में। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने समझौता करने के लिए दबाव बनाए जाने का आरोप लगाया है। ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने दावा किया कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली 7 महिला पहलवानों में से एक नाबालिग ने दबाव में अपना बयान बदल दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ओलंपियन साक्षी मलिक ने कहा कि समझौता करने के लिए हम पर भारी दबाव है। उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह पर शिकायतकर्ताओं को बुलाने और धमकाने का आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी कहा कि वे पहले दिन से ही आरोपी की गिरफ्तारी और हिरासत में पूछताछ की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के बिना निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है। पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा कि आज महापंचायत ने फैसला किया कि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ बैठक में 15 जून तक का समय दिया गया था। हम तब तक प्रदर्शन नहीं करेंगे। 15 जून के बाद ही भविष्य की रणनीति बनाएंगे। हम उनकी गिरफ्तारी की अपनी मांग से पीछे नहीं हटेंगे। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान ने यह भी कहा कि उन्हें पुलिस जाँच पर भरोसा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। से हिंसा जारी है। अब केंद्र सरकार ने शांति समिति का गठन किया है। क्या मणिपुर में अब रुक जाएंगे हिंसा? सरकार ने क्या उठाए कदम, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। जातीय हिंसा से जूझ रहे उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में शांति के लिए केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार ने अब तनाव को कम करने के लिए अहम कदम उठाया है। गृह मंत्रालय ने बताया कि राज्य के राज्यपाल की अध्यक्षता में एक शांति समिति का गठन किया गया है। इस समिति के सदस्यों में मुख्यमंत्री, मणिपुर सरकार के कुछ मंत्री, संसद सदस्य, विधायक और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हैं। समिति में पूर्व सिविल सेवक, शिक्षाविद, साहित्यकार, कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न जातीय समूहों के प्रतिनिधि भी शामिल है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 29 मई से 1 जून के बीच अपनी 4 दिवसीय यात्रा के दौरान मणिपुर की स्थिति का जायजा लेने के बाद शांति समिति के गठन की घोषणा की थी। मणिपुर में हिंसा 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से आयोजित एक रैली के दौरान हुई थी। मैतेई और अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने की मांग का विरोध किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। स्टोरी की सफलता को देखते हुए अब सुदीप्तो सेन ने अपनी दूसरी फिल्म की घोषणा कर दी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं यह रिपोर्ट में कि यह फिल्म किस पर आधारित होने वाली है। देखते हैं बॉलीवुड की स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। सुदीप्तो सेन के निर्देशन में बनी फिल्म द केरल स्टोरी को 1 महीने से ज्यादा समय हो रहा है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की है।
लोगों को असल जिंदगी से जुड़ी इस फिल्म की कहानी बहुत ही पसंद आई है। यही वजह है कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 238 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। द केरल स्टोरी की सफलता को देखते हुए अब सुदीप्तो सेन ने अपनी दूसरी फिल्म की घोषणा कर दी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि यह फिल्म किस पर आधारित होने वाली है। केरल स्टोरी के बाद निर्देशक सुदीप्तो सेन अपने अगले प्रोजेक्ट की ओर है। यह फिल्म भारत में माओवादी आंदोलन के 50 साल के बारे में है। इस बारे में सुदीप्तो सेन कहते हैं, मेरी अगली फिल्म भारत में माओवादी आंदोलन के 50 वर्षों के बारे में है। मैं द केरला स्टोरी के प्रोड्यूसर विपुल शाह जी के लिए इस फिल्म का निर्देशन करूंगा। उनके साथ केरल स्टोरी में काम करना एक बेहद संतोषजनक अनुभव था। निर्माता संदीप सिंह आज सुदीप्तो सेन के एक और प्रोजेक्ट के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि उनकी अगली फिल्म माओवादी आंदोलन पर आधारित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।